गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बहुत सारे स्पेशल केसेस भी हमने किए थे। एक और स्पेशल केस है, उसका न्यूमेरिकल था, तो वो आप फॉर्मूला याद रख लिया हमेशा के लिए। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। मान लीजिए इस स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो सामने नहीं है इस वायर की, ये इसकी एक्सिस है, पॉइंट की वायर की एक्सिस है, और पॉइंट आपको कहीं यहाँ कहीं दिया हुआ है, इस जगह नीचे की तरफ ऐसा पी, ठीक है, तिरछा दिया हुआ है। इसको भी हटा देते हैं। अब इस पॉइंट पी पर निकालनी है इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अभी पॉइंट पी क्या है, इस वायर के सामने ही नहीं है, नीचे तिरछा कहीं और अलग जगह पर है, इस जगह पर। तो कैसे करना होता है, तो पहले इस वायर की एक्सिस को आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इसको पॉइंट से मिलाएंगे परपेंडिकुलरली इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसके इस वाले एंड को मिला देंगे और इस वाले एंड को भी हम इसमें मिला देंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जो पहला एंड है वो अल्फा एंगल बनाता है इस लाइन से, जो इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन थी नहीं, अपने मन से खींचिए। पहले एक्सिस को आगे बढ़ाया, फिर उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्सिस पर पॉइंट पी से, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने पॉइंट पी से एक्सिस पर, उससे अल्फा एंगल बनाता है एंड, पहला वाला एंड ए है जो, और बीटा एंगल मान लीजिए बन रहा है, जो बीटा एंगल है वो बन रहा है बी वाले एंड से। तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, इसका डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि बोर्ड में नहीं आ रहा, तो आप सीधे फॉर्मूला याद कर लें। म्यू नो अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है भाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। बीटा क्या है, बड़े वाले से एंगल है, और अल्फा क्या है, छोटे वाले पार्ट से इसका एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप हमेशा के लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने भी अपने अभी तक हमने पढ़ा, उन स्ट्रेट वायर जो अपने पास था उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़ लिए, उन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, आपके पास एक ये न्यूमेरिकल है, ठीक है भाई। इसमें क्या है, आपके पास एक वायर है, ठीक है, और वायर कुछ इस तरह से है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट पी दिया हुआ है इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पी से इस तरह से और इस तरह से हमने इसको मिला दिया, ठीक। ये एंगल्स भी आपको दे रखे थे। इस वायर से, जो वायर है अपने पास, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी पॉइंट पी की, और वो डिस्टेंस दे रखी है आपको ए। ये वायर आपके पास सिर्फ इतना ही है, ठीक है। जो वायर है वो सिर्फ इतना है, ये वायर था आपके पास, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इसको हटा दीजिए यहाँ से, दोनों एंड्स को मिला दिए। पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस वायर की वजह से। ध्यान रहे, इसमें एक और वायर दे रखा है आपको इस तरह से, ये भी वायर है अपने पास, करंट इसमें धर गया, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। और एक और वायर है अपने पास, इस डायरेक्शन में है, वो बिल्कुल इसी लाइन के अराउंड, और ये भी क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का। तो अपने पास 3 वायर हो गए। इस वायर से करंट अंदर आया, फिर इस वायर में गया, और उस वायर से बाहर चला गया। अब जो पॉइंट पी सामने आता है वो बिल्कुल इसी सीध में, इसी लाइन की सीध में, यानी इस वायर की सीध में पॉइंट पी है और इस वायर की सीध में भी पॉइंट पी है, और बीच में इसका इतना पार्ट है आई। अब इस पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी, ये दे रखी थी क्वेश्चन में, ये इस वायर, तो वायर के एक्सिस को मैंने ऊपर बढ़ाया, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है ए क्वेश्चन में। और जो एंगल्स हैं, यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, और ये दे रखा है आपको पूरा कितना
60 डिग्री। क्लियर है भाई? 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको दे रखे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या आएगा इसका जो आंसर आएगा। तो अब इसमें 3 वायर हैं, आप इसको फर्स्ट वायर कर लीजिए, इसका सेकेंड और इसे कर लीजिए थर्ड वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट एंड थर्ड वायर विल बी 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी वायर की एक्सिस में आ जाए या उसी पर आ जाए, एक्सिस की सीध में आ जाए या सीधे उसी वायर पे आ जाए, तो क्या हो जाता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर रहती है 0 उस वायर की वजह से। तो इस फर्स्ट वायर की सीध में आ रहा है पॉइंट और थर्ड वायर की भी सीध में आ रहा है उसकी एक्सिस पर। देखिए ये थर्ड वायर की एक्सिस हो गई और ये फर्स्ट वायर की एक्सिस हो गई, तो पॉइंट क्या हो गया, एक्सिस की सीध में आ गया, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आई। अगर कोई वायर है आपके पास ये और ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पर हम पॉइंट P ले लेते हैं, तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। कि हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे स्टेट कंडक्टर के उसमें हमने कवर कर लिया था। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड तो 2 की वजह से 0 आ गई, अब बचे सिर्फ एक वायर, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले वायर को देखें तो फर्स्ट और थर्ड को हम कर देते हैं इरेजर, इनकी जरूरत नहीं, हटा दीजिए इसको। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड की जरूरत ही नहीं हमें। और अभी हमने पढ़ा है इस वाले का जो फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का नाम, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सेकेंड वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो B आएगी वो सेकेंड वायर की वजह से आएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो कितनी हो जाएगी, μ0/4 पाई I अपॉन में। अब देखिए डिस्टेंस A दे रखी है तो A लिख देंगे, जो वहाँ पर डिस्टेंस थी R वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। ठीक है, पिछले वाले फॉर्मूले में जो डिस्टेंस R थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। तो पिछली बार R थी, इस बार A हो गई है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन जो बड़ा एंगल है वो उसको पहले लिख दीजिए आप और माइनस कर दीजिए छोटे वाले एंगल को, इसीलिए याद कर लें डायरेक्ट। ठीक है, तो μ0 अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई I डिवाइड में A। साइन 60 की वैल्यू क्या है भाई, √3/2 माइनस 1/2। ये हो गया आपका आंसर। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, डायरेक्शन आप किससे निकालोगे, राइट हैंड रूल से निकालोगे। देखिए पॉइंट किस तरफ है, इसको वायर को पॉइंट इस तरफ है और करंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। करंट ऊपर की तरफ है और पॉइंट किस तरफ है, इस तरफ। डायरेक्शन क्या जाएगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। फॉर्मूला आपके पास ही आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन बायो सेवर्ट लॉ का। तो एक न्यूमेरिकल भी कवर हो गया। अब देखते हैं सर्कुलर वायर की वजह से क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है भाई, ऑन इट्स एक्सिस, पहले हम निकालेंगे एक्सिस पर। चलिए तो एक्सिस पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक वायर है, ठीक, और इस वायर में हमने मान लिया करंट जो फ्लो कर रहा है ऐसा, ये वायर। ठीक, अब अगर हमने इस तरह से बनाया, मतलब ये वाला पार्ट क्या, देखिए ये एक्चुअल में रखा कैसा है, इस तरह से रखा हुआ है, बाहर निकला हुआ है ऐसा। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से रखा हुआ है। तो अब अगर हम इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P मान लेते हैं, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर सेंटर से। ठीक है, सेंटर से R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P मान लिया। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, हम मान लेते हैं करंट क्या फ्लो कर रहा है भाई, इसमें I फ्लो कर रहा है।
ठीक है। चलिए करंट को ऐसे मान लेते हैं नीचे की तरफ, इस तरह से, लाइक दिस। ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, आई। क्लियर। अब हमें इस पूरे कंडक्टर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है। तो अब अपने पास जो बायो सेवर्ट लॉ है वो किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट या फिर स्मॉल करंट एलिमेंट। सबसे पहले एक स्मॉल करंट एलिमेंट आप यहाँ पर मान लीजिए, छोटा सा एलिमेंट आपने ले लिया dl, आई dl, ठीक है। अब इसको आप मिला दीजिए किस पॉइंट से? पॉइंट P से। क्लियर है भाई? अब आप ध्यान से देखिए पहले, ये जो अपने पास फिगर है, इसमें जो ये अपने पास सर्कुलर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये प्लेन में नहीं है, प्लेन से बाहर निकलता हुआ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, इसकी हेल्प से समझते हैं। ये इस तरह से रखा हुआ है, एक्चुअल में इस तरह से नहीं रखा हुआ, ठीक है। सर्कल आपने लिया है, अपने पास एक चूड़ी है, इसमें देखिए, तो ये इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है मान लीजिए ऐसे रखा है, तो इसको ऐसे उठाना है, इस तरह से, ऐसे। ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ है, ये वाला हिस्सा क्या है? ये। और ये वाला हिस्सा कहाँ गया? नीचे, ऐसा, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है? ऐसे तो फ्लो कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। देखिए नीचे आ रहा है, ये हिस्सा मैंने कहा इससे मैच करेगा, ये वाले हिस्से से। इसको ऐसे रख के देखो, इसमें करंट कैसे आ रहा है? इस तरह से, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक। अब इसको अगर हम ऐसे घुमा के ऐसा कर दें तो करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से। यहाँ पर हमने इस जगह पर एक छोटा सा मान लिया एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर एलिमेंट लेंगे इस तरह से सीधा, मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम थोड़ा जूम करते हैं, पेन हो गया, तो एलिमेंट कैसा आ रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। तो एलिमेंट आपका इस तरह से, जो मैंने वहाँ पर एलिमेंट बना रखा है, एक्चुअल में वो एलिमेंट कैसा है? तिरछा बाहर की ओर है। तिरछा कैसा है? बाहर की ओर, ऐसा। ये है एलिमेंट एक्चुअल में, जो आइडियल है, इसको हमने वहाँ पर बना रखा है। तो अगर हम इसकी रेडियस बना लेते हैं सर्कल की, यहाँ पर सर्कल की रेडियस को हमने मान लिया कैपिटल R, ठीक है। जो करंट एलिमेंट है वो कैसा है? आइडियल वेक्टर इज आउटवर्ड, ठीक है, इज डायरेक्टेड आउटवर्ड टू प्लेन ऑफ कॉपी लिख लेना आप लोग, आपकी कॉपी में बनेगा तो प्लेन ऑफ कॉपी। तो इस तरह से ये सिंबल हो गया इसका, आउटवर्ड के लिए पॉइंट बनता है, हो गया भैया आउटवर्ड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये, अब इस पूरे फिगर को आप भूल जाओ, आप ये मानो आपके पास एक, ये इस तरह से एक आइडियल वेक्टर है, किसके लॉन्ग? जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। जेड एक्सिस के लॉन्ग आपके पास क्या है? एक आइडियल वेक्टर हो गया। और सामने यहाँ पर एक पॉइंट आपको दे रखा है P, तो एंगल क्या बन रहा है? यहाँ पे 90 बनेगा, क्योंकि तो प्लेन में जेड एक्सिस ऐसे तो आएगी इस तरह से। तो आइडियल से जो एंगल बनेगा इस लाइन का, वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे बना दिया मैंने 90 डिग्री। जेड एक्सिस है, बाहर क्यों निकलेगी। अब अगर ये डिस्टेंस R है और ये कैपिटल R है, तो ये कितनी हो जाएगी? R² प्लस R², पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन में एक ट्रायंगल बन रहा है, ये यहाँ पर पॉइंट M मान लेते हैं। तो MOP ट्रायंगल में √R² प्लस R² आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब अगर हम बायो सेवर्ट लॉ लगाते हैं, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू आइडियल वेक्टर, कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये बना लेना अपनी कॉपी पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? μ0 अपॉन में 4 पाई, ठीक है, IDL साइन थीटा। अब साइन 90 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल आता है वो किसके बीच आता है? आइडियल और R वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया था उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो साइन 90 हो जाएगा, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या थी? √R² प्लस R², तो R² प्लस कैपिटल R² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, dB आ गई। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो DL वेक्टर था वो ऐसा था, बाहर की ओर। तो अब देखिए इस तरह से, पॉइंट क्या है? नीचे की ओर, और DL करंट कैसा है? बाहर की ओर। इस तरह से कर लीजिए आप राइट हैंड से,
पॉइंट की तरफ फिंगर्स और करंट किस तरफ है, आउटवर्ड, तो अंगूठा होता है करंट आउटवर्ड, तिरछी ऊपर की ओर डायरेक्शन आएगी, इससे इस लाइन से 90 बनाती हुई डायरेक्शन आपकी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये आपका मान लीजिए आ गया dV1 वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है, dV के इक्वल है। क्लियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हो तो वो अंदर की तरफ शो करेगा डायरेक्शन अपना, छोटा सा एलिमेंट लेते हो आप, आइडियल वेक्टर, जैसे ये आउटवर्ड आया है, ऐसा घूमता आउटवर्ड तो वो घूमेगा और अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पर जो एलिमेंट लेंगे उसमें करंट अंदर की तरफ होगा, देखिए ऐसे अगर बाहर निकल रहा है तो वापस अंदर घुस जाएगा, यहाँ पर करंट अंदर जाएगा, वहाँ से करंट बाहर निकलेगा। तो इसकी डायरेक्शन जेड एक्सिस थी, इसकी माइनस जेड एक्सिस हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस तो वही रहने वाली है इसकी भी। तो अगर यहाँ से इसको मिलाते हैं, इस जगह से इस पॉइंट से मिला दिया मैंने इसको, ठीक है, यहाँ पर जो हमने आइडियल वेक्टर ले रखा है, सॉरी, ठीक है, उसको अगर हम मिलाते हैं इस जगह से तो उसकी डिस्टेंस भी क्या आने वाली, सेम डिस्टेंस आएगी भाई। ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट था, तो ये भी क्या आएगा भाई, रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट हमने लिया छोटा सा, वो एलिमेंट क्या है, जेड एक्सिस की तरफ दिखा रहा है अपनी डायरेक्शन को, ठीक है, माइनस जेड एक्सिस की तरफ। ये रेडियस रहेगी, वो भी आर ही रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप थीटा एंगल मान लीजिए, तो यहाँ पर भी एंगल क्या आएगा भाई, थीटा ही आएगा, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। अब अगर उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर थी तो इसमें करंट अंदर की ओर है, ऐसा आ जाएगा, करंट अंदर, तो थंब कर दीजिए आप अंदर की तरफ और पॉइंट की तरफ उंगलियां, तिरछा बाहर की ओर, इस तरह से आएगी dV2 वेक्टर, है ना। अब dV1 और dV2 को कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट तो यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। फ्रॉम फिगर अगर हम देखें तो dV1 बराबर dV2 बराबर dV आ जाएगा, मॉड ऑफ dV1 करेंगे, मॉड ऑफ dV2 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, dV के बराबर आ जाएगा। दोनों की वैल्यू तो सेम ही आने वाली, क्योंकि डिस्टेंस भी वही रहेगी, करंट तो वही है ही, dl की वैल्यू वही 90 यहाँ भी बनेगा, सेम आंसर आएगा। तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, बस फर्क किसका है, इनकी डायरेक्शन का फर्क है। तो कंपोनेंट कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसको इरेज करता हूँ मैं, फिर थोड़ी कम है, देखें ध्यान से। अब देखिए जो कंपोनेंट आएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एंगल थीटा है तो यहाँ थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा, यहाँ वापस थीटा यहाँ बन जाएगा, इस जगह भी क्या बन जाएगा आपके पास, थीटा बन जाएगा। तो ये आएगा dV1 साइन थीटा प्लस dV2 प्लस नहीं कॉमन लगा दो, dV2 साइन थीटा। अब ये क्या आ जाएगा, dV1 कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, dV1 साइन थीटा, dV1 साइन थीटा। तो कौन से कंपोनेंट कट जाएंगे, कंपोनेंट along axis will be added and component along perpendicular to the axis will cancel out each other। इसको लिख लेंगे पहले स्टेटमेंट को, है ना। फ्रॉम फिगर it is clear that components along axis will be added and component along perpendicular to the axis will be cancelled out each other। कि आपस में ही कैंसिल कर देंगे। क्लियर हो गया भाई बात। तो अब जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, हम सिर्फ इंटीग्रेशन उसी कंपोनेंट से कर सकते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो। तो ये जो सेम डायरेक्शन में तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट बच गया। इसको कर दीजिए इरेज, किसी एक एक्सिस के लॉन्ग वाले कंपोनेंट को आप इंटीग्रेट कर दें, पूरी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो B इज इक्वल टू आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ
dv, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब dv की वैल्यू क्या है, लिमिट हम लगा देंगे। देखिए लिमिट किसकी आएगी, पहले dv की वैल्यू पुट करते हैं। dv की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आई साइन थीटा, पहले आगे लिख लीजिए आप, फिर dl बाद में लिख दीजिए, dl का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। देखिए इसमें कॉन्स्टेंट क्या क्या है, स्मॉल आर कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर भी कॉन्स्टेंट है। ये तो फिक्स डिस्टेंस है ना, आर दूरी पर दे रखे होगी पहले से, दोनों कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा इसमें से। अब लिमिट केवल डीएल की आएंगे, तो 0 से लेकर 2 पाई कैपिटल आर, 0 से लेकर 2 पाई कैपिटल आर। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, साइन थीटा क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। साइन थीटा को अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आप लिख दीजिए बाहर, करंट को लिख दीजिए बाहर। साइन थीटा के प्लेस पे आप लिख दें, साइन थीटा किसके को लगा है, साइड में लिखता हूँ, साइन थीटा आपका आएगा आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो साइन थीटा के प्लेस पे लिख दिया मैंने कैपिटल आर, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाहर आ गया, और एक रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा की वजह से आएगा, अंदर बचेगा सिर्फ डीएल 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट आई कैपिटल आर इंटू 2 पाई कैपिटल आर, डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा भाई 3/2। क्लियर है। अब इसको कर देता हूँ मैं इरेज, इस पर जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा फाइनल, b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसको हम कट नहीं कर रहे क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। यह आ जाएगा 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है भाई। अब डायरेक्शन क्या आती है, बी वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड along axis of circular wire। तो एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर की डायरेक्शन में ये हमेशा आएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, एक्सिस पर किसी सर्कुलर वायर जिसमें करंट फ्लो करता है, उसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर उसकी एक्सिस पर। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड में भी डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। इसे आप नोट कर लें एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब इस फॉर्मूले के कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, सर्कुलर वायर के कुछ स्पेशल केसेस। चलिए देखते हैं कैसे कैसे करना है ना। स्पेशल केसेस, इसी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास फॉर्मूला है। नंबर 1, एट सेंटर निकालते हैं, ठीक है। अगर हम देखें एट सेंटर, यानी आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा वायर है सर्कुलर वायर, उसके सेंटर पर ही आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए ऐसे। तो अगर हम देखें तो अपने पास एक्सिस पर आर दूरी पर था, सेंटर पर जब पॉइंट आएगा तो आर क्या हो जाएगा 0। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम आर की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो अपने पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सेंटर पे बी एट सेंटर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, ठीक है। आर एस की वैल्यू 0 पुट करें और रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्यूब आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा सीधे आपके पास कैपिटल आर, जहाँ आर क्या है रेडियस, कैपिटल आर क्या हो जाएगी रेडियस, स्मॉल आर तो 0 हो गई और कैपिटल आर इसकी रेडियस थी। तो उस केस में आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा बी सेंटर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में ये। तो सेंटर के लिए फॉर्मूला हो गया आपके पास नंबर फर्स्ट स्पेशल केस। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्पेशल केस की।
अच्छा, इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं रेशियो की, बी सेंटर अपॉन में बी एक्सिस, बी सेंटर अपॉन में अगर हम बी एक्सिस की बात कर लें तो आपके पास रेशियो आएगा ये सेम, तो ये सेंटर वाली होगी और ये आपके पास एक्सिस वाली। जब इनका हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर के होल पावर 3/2। ठीक है, सीधे आप रेशियो याद कर लें, जहाँ पर कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ वायर है, और स्मॉल आर क्या है, उसकी एक्सिस पर जो पॉइंट पी है उसकी सेंटर ओ से दूरी। ठीक है, यहाँ पर निकलेगा बी एक्सिस और यहाँ से निकलेगा बी सेंटर। अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो नंबर सेकेंड स्पेशल केस आपके पास ये आ गया। ये नोट कर लें, फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो। करंट की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप इससे कर सकते हो डायरेक्ट। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे बोलेगा एक सर्कुलर वायर है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी है और एक्सिस पर इतनी दूरी पर जो फील्ड है वो इतनी है, या निकालनी हो तो आप इससे निकाल सकते हो इजीली इस फॉर्मूले से डायरेक्ट। करंट नहीं दिया होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए आप करते हैं नेक्स्ट, थर्ड केस कर लेते हैं स्पेशल। थर्ड केस में क्या है, अब अगर इसमें दे रखे हो आपको n टर्न्स, इफ कॉइल हैज कैपिटल N टर्न्स। ठीक है, तो जो बी एक्सिस आपका आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई कैपिटल N इंटू आई इंटू आर स्क्वायर, मतलब n से मल्टीप्लाई कर देना है, वेरी सिंपल। ठीक है, कुछ और खास नहीं करना है आपको। और बी सेंटर जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, बी सेंटर जो आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 2 पाई एन आई अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट एन इंटू आई अपॉन में 2r डायरेक्टली। ठीक है, बी सेंटर, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो कर्व बनेगा, ग्राफ बिटवीन बी एक्सिस वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, बी एक्सिस एंड आर लिखो सीधे। तो डिस्टेंस हमने मानी थी सेंटर से पॉइंट की, एक्सिस पर वो स्मॉल आर और एक्सिस में। अगर हम ग्राफ खींचे तो हमें ग्राफ कैसा मिलने वाला है वो देखना है आपको। ठीक है, तो ग्राफ एक बार समझ लेते हैं पहले। तो ग्राफ जो हमें मिलता है वो जिस तरह से मिलता है, ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो आती है वो आती है सेंटर पे। बी एक्सिस इज मैक्सिमम कब, जब वो वी सेंटर के बराबर हो, मतलब जब आर की वैल्यू क्या हो, 0। इधर आप आर कर रहे हो मेजर, इधर क्या कर रहे हो भाई, मैग्नेटिक फील्ड बी मेजर कर रहे हो। ठीक है, एक्सिस पर। तो मैक्सिमम कब रहेगी, जब आर 0 होता है। तो उसकी वैल्यू आपको पता है, मैंने पीछे लिख दी बी सेंटर की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम। इसके बाद क्या होता है, ये कम होती है, कम होते होते फिर ये इस तरह से, और ऐसा ग्राफ इसका बदल जाता है। देखिए पहले मेरी बात ध्यान सुन लिया आप, इसके दो ग्राफ मिलते हैं। यहाँ से होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए जब आपका जो आर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कैपिटल आर से, कंडीशन फर्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, जब आर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कैपिटल आर से, तो उस केस में जो बी आता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब आ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ जाएगा। आप उस फॉर्मूले में जाके देखो, वहाँ पर आर की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्लियर है भाई। सेकेंड केस अगर हम देखते हैं, इफ आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो क्या आती है भाई, अगर आर बहुत छोटा होगा स्मॉल कैपिटल आर से, स्मॉल आर बहुत छोटा है, तो उस केस में फॉर्मूला आपके पास क्या था,
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और 2 पाई आई, यहाँ पर आर स्क्वायर था, डिवाइड में आ जाएगा आर क्यूब, स्मॉल आर 0 पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, बहुत कम, किससे है, आर से सेंटर के आसपास आपका जो फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा। तो सेंटर के आसपास तो जो फॉर्मूला आता है उसमें क्या होता है, उसमें तो आर से इंडिपेंडेंट रहता है, आर से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। और बाकी जो फॉर्मूला है मेन उसमें क्या है, आर स्क्वायर, फॉर्मूले में आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब की होल पावर 3/2 है। तो बाद का जो कर्व है वो इसको फॉलो करता है, और स्टार्टिंग वाला किसको फॉलो करता है, स्टार्टिंग वाला फॉलो करता है इसको, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 को। यहाँ पर कर्व होता है चेंज, पहले स्टार्टिंग में कर्व कुछ इस तरह से रहता है, इसके बाद होता है फिर अचानक चेंज ऐसा। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ से आपका कर्व होता है चेंज। तो जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो जानते हैं, इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, अभी मैं लिख दूंगा क्या होता है पॉइंट। मान लीजिए पॉइंट ए है, ऐसे आपको यहाँ से भी ग्राफ मिलेगा ऐसा, इसके बाद घटते घटते फिर ये क्या हो जाएगा, इधर जाके फाइनली 0 होने वाला होगा। यहाँ पर सामने यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, उसको मान लेते हैं ए डैश। तो ए डैश ऐसा पॉइंट है जहाँ से कर्व चेंज होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आती है, x नहीं स्मॉल आर जब -r/2 ये स्मॉल आर जब +r/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो समझ लें। मैक्सिमम कब रहती है, नंबर फर्स्ट है बी एक्सिस इज मैक्सिमम जब r इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। बी एक्सिस इज इक्वल टू 0 जब r की वैल्यू क्या हो, ±∞ हो, ठीक है। और थर्ड है आपके पास पॉइंट ए और ए डैश। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर चेंज, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर चेंज, जहां से कर्व अपनी शेप को चेंज करता है उनको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर चेंज, इनको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको मिलेंगे ए और ए डैश। आपको याद कर लेना है, मैथमेटिकली प्रूफ करने में टाइम लग जाएगा और हमें प्रूफ करना भी नहीं है। तो जब r की वैल्यू -r/2 और +r/2 होगी तो आपको याद रखना है क्या, कि इन पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ से कर्व आपका होता है चेंज। मैक्सिमम कब होता है, जब r की वैल्यू 0 हो, और मिनिमम कब होता है, यानी 0 कब होता है, जब r की वैल्यू ±∞ आपको दे रखी हो, ठीक है भाई। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है आपको ध्यान रखना है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर, इन पॉइंट्स की बात और हम कर लेते हैं एक बार। तो इन पॉइंट्स पर क्या होता है, आपके पास जो dB/dr आता है वो आता है आपका कांस्टेंट, और जो d2b/d2b/dr² आता है 0, ठीक है। किन पे, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में आपको दो बातें मिलती हैं, उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप ध्यान रखें, कभी भी कर्व में अगर dB/dr कांस्टेंट होता है, या डबल डेरिवेटिव क्या हो जाए आपका 0, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास। ये जो पॉइंट्स थे वो कहाँ पर आए थे, ये पॉइंट्स जो आपको मिले हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो कहाँ मिले हैं, प्लस माइनस पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हमें मिले हैं, ये है ±r/2। करंट कैरिंग कॉइल के लिए ±r/2 पर ये मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थी अपनी ये पूरी बात। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे
अच्छा, इसमें थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। अगर हम सर्कुलर कॉइल की बात कर ही रहे हैं तो छोटा सा और बच गया, उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम कल ट्राई कर लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर आर्क की। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर। सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे, मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर आर्क है इस तरह से, ठीक है, इस सर्कुलर आर्क है और इसके सेंटर पर यहाँ पर एक पॉइंट है, सेंटर हो गया। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए आई, ठीक है, और ये आर्क जो सेंटर पर एंगल बना रही है अगर वो थीटा दे रखा हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई एंगल और अपॉन में आर, ठीक है। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, आपको थीटा को रेडियन में लिखना है, मतलब पाई के टर्म्स में लिखना है हमेशा। अगर 60 डिग्री रहेगा उसको पहले पाई में तोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी के सेमी सर्कल का निकालना हो या पूरे सर्कल का निकालना हो तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब अगर इसी में हम बात कर लेते हैं सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल वाले केस में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं कितना, पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई मल्टीप्लाई पाई और अपॉन में क्या आ जाएगा आर, ठीक है। कंप्लीट सर्कल ले लें अगर हम, थीटा क्या आ जाएगा 2 पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई आई अपॉन में, इट इज स्मॉल आर मान रखिए, ठीक है। इस बार चलिए कैपिटल आर से लिख लेते हैं इसको ना, स्मॉल आर में डिस्टेंस, तो कैपिटल आर हर जगह कैपिटल आर कर दीजिए, यहाँ पर भी कैपिटल आर कर दीजिए, यहाँ पर भी कैपिटल आर कर दीजिए, यहाँ पर भी कैपिटल आर कर दीजिए, ठीक है। तो आर्क का फॉर्मूला आपको मालूम चल गया, बहुत इजीली निकाल सकते हो अब किसी भी। अच्छा, सेंटर पे ध्यान रखना है, सेंटर पे ही निकली है, आर्क की वजह से सेंटर पे निकाली, उसकी एक्सिस पर नहीं। तो आर्क की वजह से हमने सेंटर पे ही आंसर आ गया। तो ये देखिए हमने जब एक्सिस वाला किया तब भी आंसर आपका ये आया था, जब एक्सिस वाले फॉर्मूले से हमने सेंटर पे निकाली थी स्पेशल केसेस में तब भी आंसर ये आया था, और आर्क वाले से भी आंसर आपका यही आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे जो IIT JEE और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही।